52 सदस्यों की टीम में सिर्फ 7 पुराने चेहरे, 85% चेहरों की सीधी छुट्टी। 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष रातों रात बदल दिए गए। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया और अमित शाह के सबसे करीबी लोगों की सीधे यूपी संगठन में एंट्री हो गई। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अपना पूरा का पूरा इंजन ही बदल दिया है। ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी ने अपनी नई टीम में जातीय री इंजीनियरिंग का ऐसा खेल खेला जिसने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सामने एक नया और बेहद आक्रामक काउंटर फॉर्मूला खड़ा कर दिया। क्या बीजेपी अखिलेश यादव की पिच पे खेलने का रिस्क ले रही है? आज हम बीजेपी के इन 64 पदाधिकारियों की लिस्ट का वो इनसाइड विश्लेषण करेंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिसने यूपी के स्वर्ण मतदाताओं, खासकर ब्राह्मणों और ठाकुरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूपी में सरकार बनाने के लिए ब्राह्मण और ठाकुर हमेशा से बीजेपी की पहली पसंद और पहली प्राथमिकता रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की इस नई टीम को देखकर लगता है कि पार्टी के अंदर स्वर्णों के वर्चस्व पर सीधा हथौड़ा चलाया गया है। 52 सदस्यों की मुख्य प्रांतीय टीम में ठाकुरों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई और ब्राह्मणों को 8 से घटाकर 7 पर ला दिया गया। इसके ठीक उलट ओबीसी चेहरों की हिस्सेदारी 16 से सीधे छलांग लगाकर 25 हो गई। कुल 64 पदाधिकारियों की बात करें तो 47% यानी 30 सदस्य सीधे तौर पे ओबीसी समाज से आते हैं। ये कोई सामान्य फेरबदल नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का रिएक्शन है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में जिन जातियों को अपने साथ जोड़ा, बीजेपी अब उन्हीं जातियों के नेताओं को कुर्सियां बांटकर डैमेज कंट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या पीडीए की ये राजनीति करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? ब्राह्मणों के इर्द गिर्द हुए हालिया विवाद, राम मंदिर का मामला और एनकाउंटर के मामले ने जरूर प्रदेश के स्वर्णों के बीच विमर्श तो शुरू किया। उसके ऊपर से स्वर्णों की संख्या में हुई ये कटौती एक चिंगारी का काम कर सकती है अगर विपक्ष इस मामले को भुना सके। हालांकि बीजेपी आलाकमान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उन्हें पता है कि इस नाराजगी को कैसे मैनेज करना है। राजनीतिक गलियारों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका मानना है कि पार्टी के अंदर इस बात पे मंत्रणा चल रही है कि जो ब्राह्मण या स्वर्ण चेहरे इस प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर हुए हैं उन्हें आने वाले दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व यानी नितिन नवीन की टीम के गठन में एडजस्ट किया जा सकता है ताकि स्वर्णों का गुस्सा वोटिंग वाले दिन ईवीएम पर ना उतरे। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पे अवधेश द्विवेदी जैसे ब्राह्मण चेहरे को कमान सौंपना इसलिए बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है ताकि ये संदेश ना जाए कि स्वर्णों को पूरी तरह से किनारे पर कर दिया। अब जरा उन नामों पे गौर करते हैं जिन्होंने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सबसे पहला और चौंकाने वाला नाम है पूजा पाल का। सपा से निष्कासित बागी विधायक पूजा पाल को सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये अखिलेश यादव के लिए एक खुला मैसेज है। प्रयागराज और कौशाम्बी बेल्ट में पाल बिरादरी के वोटों को साधने और समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं को ये दिखाने के लिए कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उन्हें सिराखों पे बिठाया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था और आधी आबादी पर भी बीजेपी ने दांव खेल दिया है क्योंकि पूजा पाल को योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करने के लिए ही पार्टी से निष्कासित किया गया था। पूजा पाल का ये प्रमोशन अब एक तीर से कई शिकार कर रहा है। तो मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी। दूसरा सबसे बड़ा और दिलचस्प नाम है नीरज सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे टीम में एंट्री हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके बड़े भाई पंकज सिंह जो 2010 से लगातार संगठन में थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे की रणनीति बहुत साफ है। पार्टी परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहती है, इसलिए एक परिवार से एक ही व्यक्ति को संगठन में रखने का अघोषित नियम लागू किया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता के रसूख को भी बरकरार रखना था। नीरज सिंह को लाकर पार्टी ने युवाओं को भी एक संदेश दिया और ठाकुर वोट बैंक को साध कर भी रखा है। 20 वर्षों से काम करते हुए इस संगठन को सींचने का काम एक कार्यकर्ता के भाव से किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसी परिभाषा में बांध कर नहीं, एक कार्यकर्ता के समर्पण भाव को देखने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री सुरेश राणा को फिर से मैदान में उतारा गया।
पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम राजनीति के बीच अपने आक्रामक हिंदुत्व वाले कोर वोट बैंक को एकजुट करने के लिए सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन असली बिसात तो 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति में बिछाई गई। बीजेपी ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए हैं और इनमें से 4 सीधे तौर पे ओबीसी समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी की कमान नवाब सिंह नागर को दी गई है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां गुज्जर वोटों को साधने के लिए राजकुमार भाटी और अतुल प्रधान जैसे चेहरों को लगातार आगे कर रहे हैं। सपा के इस गुज्जर प्रेम की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने गुर्जर समाज के कद्दावर नेता नवाब सिंह नागर को बैठा दिया है। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो 2024 में बीजेपी को यहाँ सबसे तगड़ा झटका लगा था। कल्याण सिंह के निधन के बाद लोध समुदाय का बीजेपी से मोहभंग होता दिखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, आंवला और एटा जैसी सुरक्षित माने जाने वाली सीटें बीजेपी हार गई। इसी छिटके हुए लोध वोट बैंक को वापस लाने के लिए ब्रज क्षेत्र की कमान पूरन लाल लोधी को सौंप दी गई। कानपुर में रामकिशोर साहू को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जो तेली समाज से आते हैं। वहीं काशी क्षेत्र की बागडोर अशोक चौरसिया के हाथों में दी गई है। गोरखपुर में भूमिहार समाज के विनोद राय को अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल के उस तबके को साधा गया जो राजनीतिक रूप से बेहतर मुखर और प्रभावशाली है। ये साफ दिखता है कि बीजेपी अब हवा हवाई राजनीति नहीं कर रही, बल्कि वो माइक्रो लेवल कास्ट इंजीनियरिंग कर रही है। इस नई टीम में एक बात और गौर करने वाली है कि 52 सदस्यों की कार्यकारिणी में 45 चेहरे बिल्कुल नए हैं। सिर्फ 7 लोगों को रिपीट किया गया है। 29 पोस्ट ग्रेजुएट, 25 ग्रेजुएट, बीटेक और एमबीए पास युवाओं को तरजीह दी गई है। 50 साल से कम उम्र के 27 नेताओं को जगह दी गई है। इसके अलावा 13 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का नाम प्रमुख है। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी 2027 के चुनाव में सिर्फ पुराने चेहरों के भरोसे नहीं जाना चाहती। इस पूरी तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिशनल पीएस अंकुर शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार यतेंद्र शर्मा को प्रदेश मंत्री बनाया जाना भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। ये दिखाता है कि दिल्ली दरबार की नजर यूपी के हर एक बूथ और हर एक समीकरण पे सीधे तौर पे गड़ी रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, विकास और उत्तर प्रदेश के मायनों में ये नई टीम कहां खड़ी होती है? क्या बीजेपी सिर्फ जातियों के मकर जाल में उलझ कर रह गई है? सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास तभी वोट में तब्दील होता है जब आपका जातीय समीकरण दुरुस्त हो। आप कितने भी एक्सप्रेसवे बना लें, कितने भी एयरपोर्ट खड़े कर दें, लेकिन अगर बूथ पर मतदाता को अपना जातीय नेता नहीं दिखता तो वो वोट छिटक जाता है। 2024 के नतीजों ने बीजेपी को ये कड़वी सच्चाई याद दिला दी है। इसलिए ये नई टीम विकास की राजनीति को पीछे नहीं छोड़ रही, बल्कि ये विकास के उस नैरेटिव को जातीय ढाल पहना रही है। अखिलेश ने जिस पीडीए के सहारे 2024 में 37 सीटें जीतने का चमत्कार किया था, बीजेपी उसी पीडीए के सामने अपना एक मॉडिफाइड पीडीए खड़ा कर रही है। बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए यूपी के हर जिले, हर मंडल और हर बूथ पर एक नया क्षत्रप खड़ा करने की कोशिश की है। अगर ये टीम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जमीन पे अपनी जातियों को लामबंद करने में कामयाब हो जाती है तो समाजवादी पार्टी का विनिंग फॉर्मूला धरे का धरा रह सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी की ये नई प्रदेश कार्यकारिणी 2027 के लिए पार्टी का सबसे धारदार हथियार है। ये कोई रूटीन फेरबदल नहीं, बल्कि ये एक बड़ी सर्जरी है जो पार्टी के भीतर ही कर दी गई है। सवर्णों को शांत रखते हुए ओबीसी और दलितों को मुख्य धारा में लाना और युवाओं की फौज खड़ी करना ये बता रहा है कि बीजेपी 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पंकज चौधरी की इस नई ब्रिगेड के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो कागजों पर बुने गए इस शानदार सामाजिक समीकरण को जमीन पर उतारकर 2024 के खौफ को 2027 की ऐतिहासिक जीत में बदल पाएंगे।